इस तरह से ये हुआ, इस बच्चे का जो कहना चाहिए वो एमआरसी की इसने जो दिया है आंसर, उसका पूरा लेखा जोखा। गलती कहां हुई? तो गलती मैं कहूंगा, एक तो इनकी जल्दीबाजी है, दूसरा चीज इन्होंने बीएड या डीएड किया, या तो इन्होंने ठीक से किया नहीं है, और किया भी है तो इनको लेट हो चुका है, काफी समय हो गया। इनको क्या करना चाहिए, जो आरटी 2009 और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसको एक बार पढ़ना चाहिए, और तीसरा चीज अभी के जो शिक्षा पद्धति है उससे अपडेट रहने की जरूरत है। अगला गलती जो है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैं समझता हूं जो लॉजिक है वो कर नहीं पा रहा है, या लॉजिक नहीं कर पा रहा है, मतलब 2-3 आंसर में घुल मिल जा रहा है, उसको छांट नहीं पा रहा है। तो यहां पर आपको जो है ना अभ्यास की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कोई भी वर्क बुक लीजिए, वर्कशीट लीजिए और उसको जो है अच्छे से बनाइए, बिना देखे ना, कई बार अभ्यास कीजिए, तब यहाँ पर अभ्यास की कमी है। गणित की बात करो तो गणित में किस चीज की कमी है? गणित में यहाँ पर कमी है, मिडिल स्तर का जो मैथमेटिक्स है वो आपको नहीं आता, सीधी सी बात। तो आप क्या कीजिए, मिडिल स्कूल के बच्चे को पढ़ाइए, मिडिल स्कूल के किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाइए आप बच्चों को, या अपने घर में कोई मिडिल स्तर के बच्चे उनको पढ़ाइए, खुद पढ़िए। लेकिन खुद पढ़ने के कुछ नुकसान भी है, हमको अपनी गलती दिखाई भी, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो हमारे समझ में आता है। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में कमजोर होगी, ये मेरे को पता है। तो मैं कहूंगा इंग्लिश में अनसीन पैसेज को निकालने का आप रणनीति बनाइए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाकर उसको देखिए कि अनसीन पैसेज कैसे डील किया जाता है, क्योंकि अनसीन पैसेज जब तक डील नहीं करोगे ना तब तक आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे। अगला है मैथ का, मैंने बता ही दिया आपको। साइंस, विज्ञान में मैं समझता हूं आप जल्दीबाजी कर रहे हो। ये जो 365 दिन वाला है ये उसी टाइप से हुआ, ये गाजर मूली वाला है ये भी उसी टाइप से हुआ। तो विज्ञान में आप क्या कर रहे हो, जल्दीबाजी करो, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो और उसके बाद जो है आंसर दो। जल्दीबाजी में आंसर मत दो, ठीक है। वैसे भी विज्ञान में आपको 17 मिला हुआ है, कहने का तात्पर्य मैं सोचता हूं आप बायो लेकर पढ़े होंगे। तो ये रहा आपके ओएमआर शीट का पूरा लेखा जोखा। और मैं कहूंगा आपने 66 नंबर पा चुका है ऑलरेडी, तो आपका नंबर कहां फंसा हुआ है? मैं सोचता हूं नंबर आपका हिंदी और ये गणित इन दोनों में फंसा हुआ है। आप आराम से इसमें 10 नंबर निकाल लोगे, थोड़ा सा मेहनत करो, इन दोनों में आपका 10 नंबर प्लस हो जाएगा। अगर अच्छा मेहनत करो 10 नंबर तो हिंदी में ही प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं वीडियो को विस्तार में। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये एक बच्चे की ओएमआर शीट है, और चूंकि रिजल्ट भी आ चुका है, मैं बात कर रहा हूँ सीजी टेट की। तो इन बच्चे को मिला है, और मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि उनकी इच्छा थी। खैर ये बात तो तय है कि उन्होंने पहले अपने आप को स्वीकार किया कि मेरे को कम नंबर मिला है। बहुत सारे लोग तो अपना असफलता जो है उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कत होती है। अगर आप अपनी फेलियर है, आप जो फेल हो चुके हैं, कम नंबर पाए हैं, उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, कैसे पता आप जो है आगे बढ़ोगे। या दूसरी भाषा में कहें, मान ली जाए आप मेरे को बोल रहे हो कि सर आप मेरे को ऐसा कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं जो है बढ़िया सा एग्जाम जो है निकाल दूं। तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी समस्या बताते हो, मेरे को ये चीज है, ठीक वैसे ही एक शिक्षक के पास भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहिए। और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये जो छात्र हैं उनको मिला है 66 नंबर, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ होगी। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं 5 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर दूं, तो ऐसा नहीं है भाई। याद रखिए ना, कोई भी योग्यता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में समय लगता है, वक्त लेती है। इसलिए 2 मिनट में खत्म नहीं होने वाला है वीडियो। मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में ये करूं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। देखिए ये इस टाइप से है, पेडागॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो एक्चुअल में सही हो सकते थे, या दूसरी भाषा में कहें इनके गलत होने के कोई विशेष कारण नहीं थे। और चलिए हम एक के बाद एक
देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ऐसी गलती हुई जिसके कारण ये गलत हुआ और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये सही हो। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, पेडागॉजी जो है ये 14, 20, 22 और 25 ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे और इन स्क्रीन पर आ रहे क्वेश्चंस में क्या आंसर होना चाहिए और क्या आंसर दिया गया है। यहां पर ये दिया गया है जी ए का मतलब है गिवन आंसर और आर ए का मतलब है राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर है, देखिए किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता। सबसे पहले अगर आप देखिए बीएड या बीएड किए हुए हैं तो इस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। विशेष आवश्यकता का क्या तात्पर्य है, उसको कोई विशेष प्रॉब्लम हो, किसी चीज को समझने में दिक्कत हो, वर्ड को समझ नहीं पा रहा हो, या ऐसा कहें कि लिखावट में दिक्कत हो सकता है कि उसके पास घर का परिस्थिति ठीक नहीं हो, इस वजह से वो डिस्टर्ब रहता हो। तो विशेष आवश्यकता का तात्पर्य ये मत समझना कि वो पैर से विकलांग है कि हाथ से विकलांग है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं इसका मतलब। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहां पर पहचान करने के लिए देखिए यहां पर आंसर क्या दिया गया है, देखिए 14 का बी योगात्मक, इस आंसर को दिया गया है, जबकि सही आंसर क्या है इसका डी। डी क्या है, डायग्नोस्टिक। अब ये डायग्नोस्टिक क्या चीज है इसको समझिए। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना तो बहुत सारे टेस्ट करता है, शुरू से इलाज नहीं करता है। बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह है, हाथ आपका नाड़ी भी चेक करता है, आंखों का टेस्ट करता है, फेफड़े का टेस्ट करता है, ईसीजी करता है, 13 प्रकार का। उसके बाद वो पूछता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यही डायग्नोस्टिक है। और इसी को हिंदी में जो है डीएड और बीएड की भाषा में मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, निदानात्मक परीक्षण, बिल्कुल निदानात्मक परीक्षण ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से आंसर क्या होना चाहिए, डायग्नोस्टिक ही होना चाहिए। तो ये कमी कहां पर है, मेरे को ऐसा लगता है कि इनको इस शब्द का मतलब पता नहीं है, और यदि बीएड या बीएड किए हुए हैं ये छात्र तो बहुत इनको देर हो चुका है, लेट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका 20वां में क्या मिस्टेक्स हुआ है इसको देखते हैं। क्वेश्चन आप नीचे देखिए 20वां का, देखिए क्या है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। 20वां है विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, जो भी है आप नीचे पढ़ लीजिए। देखिए पहला है ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। मैं सोचता हूं यहां पर इस छात्र का, यहां पर पढ़ने लिखने वाला कोई बात ही नहीं है ना। याद रखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर कंपटीशन एग्जाम निकल, ठीक है उसका भागीदारी होता है, वो मैटर करता है, लेकिन कॉमन सेंस जो है ना वो बहुत मायने रखता है। कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता ले सकते हैं या एकदम कॉमन बात, उसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। प्रश्न नंबर पढ़िए, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। देखो शामिल है ना, पहला है प्रतिबंधात्मक वर्ण और आंसर क्या दिया गया है, बी दिया गया है, मतलब माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता। ये कैसे है भाई बताइए, आज के डेट में माता पिता को पूरा स्कूल से जोड़ा जा रहा है, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ ही ऐसे बहुत सारे माता पिता का उन्मुखीकरण चल रहा है। कहने के तात्पर्य है छात्र के साथ माता पिता को भी शिक्षा में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, बी आंसर बताइए। और तब की बात में हम ये बात कर रहे हैं ना कि आप डीएड या बीएड कर चुके हैं, मतलब इस चीज से आप वाकिफ है, इतनी सारी योजनाएं सरकार जो है चला रही है। तो ये तो हुआ आपका, कहना चाहिए
पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिली। अगला चीज देखिए, गैर गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। आप बताओ, ये आपको आंसर एकदम सही नहीं लग रहा है? प्रतिबंधात्मक वातावरण तो होना नहीं चाहिए। दूसरा है माता पिता के न्यूनतम, ये पॉसिबल ही नहीं है। डी है सार्वजनिक शिक्षा पर। क्यों सार्वजनिक शिक्षा पर रोक लगाओ भैया? अगला है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, यही शामिल होना चाहिए। किसी को भेदभावपूर्ण से उसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी पहचान जो है उसके उसके जाति, उसके कार्य, उसके पद प्रतिष्ठा, इससे उस बच्चे का पहचान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो एक तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और दूसरा है कहना चाहिए सीधी सी बात है, आप डीएड बीएड किए हैं तो आपका उसमें एक पढ़े हैं उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है 22। देखिए, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नीचे देख लीजिए, हम 22 में आ रहे हैं। 2 से 8 वर्ष है, यहां पर मैं सोचता हूं एक सामान्य दिमाग की यूज होना चाहिए। देखिए 2 से 8 वर्ष है वो बच्चा। अब आपने मन में सोचिए 2 से 8 वर्ष का बच्चा क्या करता है भाई? अरे साल भर के बाद तो बोलना शुरू कर देता है, और 2 से 8 है तो बोलेगा एकदम लगातार। ऑप्शन क्या है? अनुकूलन क्षमता या कौशल। नहीं भाई, अनुकूल होने की तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं है, वो तो छोटे बचपन में अनुकूलन होता है। दूसरा है संप्रेषण क्षमता या कौशल। देखिए इस चीज को समझिए, संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण क्या चीज होता है? आप अपने विचार, अपने भाव को अपने शब्दों में पिरोकर एक सही भाषा शैली लगाकर जब सामने वालों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? संप्रेषण कौशल। मान लीजिए आपने किसी मेला गया, मेला में आपने बहुत सारी चीजें देखी, जो घटना घटी उसको आप अपने भाषा से किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो क्या हुआ? आपका संप्रेषण कौशल। याद रखिए, बच्चा 2 से 8, 2 साल का बच्चा आपको संप्रेषण कर पाएगा क्या कि क्या क्या हुआ? उसके पास उतना शब्द भंडार है क्या? नहीं। अगला ऑप्शन देखिए, भाषाई क्षमता, और डी है लेखन क्षमता या कौशल। देखो ये लेखन क्षमता या लेखन, भाई वो तो का खा गा लिख रहा है, यहाँ पर लेखन क्षमता और या कौशल की तो बात ही नहीं। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? भाषाई क्षमता या कौशल। भाषाई क्षमता के तात्पर्य क्या तात्पर्य है? वो भाषा को सीख रहा, इंप्रूव कर रहा, संप्रेषण नहीं ना, भाषा बोलना वो सीख रहा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। कॉमन सेंस यही कहता है, तीनों चीजें यहाँ पर ए बी और डी नहीं। फिर मैं सोचता हूं इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत टफ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 23। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है? 23 का देखो आंसर दे दिया गया है इसमें ए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कोई भी अगर आप बीएड डीएड का विद्यार्थी हो तो आपको पता होना चाहिए विद्रोह की भावना हमेशा किशोरावस्था का ही देन है। विद्रोह की भावना किशोरावस्था में ही प्रकट होती है। कहने का तात्पर्य है, ये आप लिख के ले लीजिए, विद्रोह की भावना हमेशा ही किशोरावस्था में डेवलप होती है। और चूंकि मैं बोल रहा हूं किशोरावस्था में डेवलप होती है, भाई तो कहां होगी भाई? किशोरावस्था पूरा का पूरा खाना चाहिए, विद्रोह का भावना है तो शुरुआत कहां हो गई? पूर्व किशोरावस्था में हो गई। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सी होना चाहिए। और देखिए सही आंसर सी ही। तो मैं कहूंगा कि अगर आप सीजीटेट दिला रहे हो और ये चीज में क्लियर नहीं हो, क्योंकि ये लगभग हर कोई विद्यार्थी इस चीज से वाकिफ है कि विद्रोह की भावना कहां डेवलप होती है। आगे बढ़ते हैं, 25 देखते हैं। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। इसमें मैंने ये आंसर जानबूझकर नहीं लिखा है, आप नीचे देखिए उसके बाद बताइए। अब सी इसमें आंसर दिया गया है क्योंकि वह बुद्धिमान है। कितना बड़ा गलत बताया। अरे भाई आप जो है छोटे बच्चों में बुद्धिमानी खोजोगे, ये सेंस ही नहीं बनता। मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। सही क्या होगा ये हम देखते हैं। क्योंकि वह बहुत छोटा है, इस पर कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, और क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। देखो बी और डी में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि ए तो मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि वह बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण किसी के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, ये कोई सही नहीं है। बी और डी में से सही आंसर होना चाहिए। और देखो कल्पनाशील है कहेंगे तो
6 से 7 वर्ष का बच्चा है, मैं सोचता हूँ कल्पनाशीलता अभी डेवलप नहीं होती है, तो आत्म केंद्रित ज्यादा होना चाहिए। तो बी आंसर इसका ज्यादा सही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो ए आंसर दिया गया वो सरासर जो है गलत है। तो इस तरह से पेडागाजी का यहाँ पर खत्म हुआ। गलतियां क्या चीज हुई, कैसे हुई, इसको समझते हैं। देखिए, पेडागाजी जब भी आप पेपर हल कर रहे हो तो एक चीज का ख्याल रखिए, हमेशा बच्चे के पक्ष में आंसर दीजिए। इसके पक्ष में आंसर दीजिए, बच्चे के पक्ष में। ये जो आंसर दिया गया ये बच्चे के बुद्धिमान नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं, बच्चे का बुद्धू बोल रहे हैं, ये सीधा से उसके खिलाफ चला गया। क्यों? क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ रहे हैं। अगली बात, जब भी आप जो है सीजीटेट का परीक्षा या प्री बीएड प्री डीएड टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम दिलाने जाइए, आपको ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि अभी कौन सी नीति चल रही है। आरटी 2009 चल रहा है, कौन सा शिक्षा पद्धति चल रहा है, तो आपके पास जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है शायद तक वही चल रहा है। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि अभी बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है। तो ये हुआ आपका पेडागाजी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैं देखिए हिंदी में कितना नंबर मिला है, 14। ये मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा कहना चाहिए बैकवर्ड है, या फिर कहना चाहिए आपका एक नकारात्मक पक्ष है कि हिंदी विषय, हिंदी आप मीडियम के छात्र हैं और हिंदी मीडियम में आपको 14 नंबर मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए ऐसा मिस्टेक है जो कहना चाहिए सुधारना, जब तक आप इसको सुधारोगे नहीं ना, ये चीज नहीं होने वाला है, आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। हिंदी आपका मीडियम है तो हिंदी में आपका स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब चले देखते हैं कि गलती कहां पर हुई है। तो देखिए 32, 33, 32 को लेते हैं और क्वेश्चन आपके नीचे में मिल जाना चाहिए आपको। 32 देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, आप संज्ञा में आप गलत करोगे तो कैसे बनेगा बताओ आप। 32 का देखो आंसर क्या दिया गया है, ए। बताओ, ए बुढ़ापा को आंसर दिया गया है। आपको क्लियर होना पड़ेगा भाई, ये तो समान से पढ़ने की बात है। आप संज्ञा सर्वनाम में अगर गलती करोगे तो आप कैसे निकालोगे एग्जाम, आप थोड़ा पढ़ो भाई। जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध हो। यहां पर बुढ़ापा क्या है भाई, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है और कुछ नहीं है। लोहा, लोहा पदार्थ है। पहाड़, दल, देखो दल जो है समूहवाचक है और पहाड़ क्या है, जाति, पूरे पहाड़ जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए क्या है ये पहाड़ क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी होना चाहिए, जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसके लिए हमको सर्वनाम को ये सब चीज निश्चय अनिश्चय वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, इसमें कॉमन सेंस वाली फिर बात आ गई, सामान्य लॉजिक है और कुछ नहीं। निश्चयवाचक, जहां पर किसी चीज की निश्चितता का बोध हो वही क्या है, निश्चयवाचक है। ऑप्शन क्या क्या है देखो, रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। 33 का देखो, अब यहां पर आंसर दिया गया है 33 का दिया गया है डी, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। अब ये बताओ, कुछ नहीं तो पहली बात ही अनिश्चितता हो रहा है। कुछ नहीं का क्या मतलब है भाई, क्लियर पहले ही नहीं हो रहा है यहां पर, जबकि इसको आंसर दिया गया है। सही आंसर क्या होना चाहिए, अब देखिए, रोटी मत खाओ। भाई स्पष्ट यहां पर रोटी लिख दिया गया है कि रोटी को आप मत खाओ, निश्चित हो गया। क्यों इसमें इसके परिभाषा वगैरह सब में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 और 45 देखिए, 43 क्या बोल रहा है आपको, 43 बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। इसमें भी केवल लॉजिक है और कुछ नहीं है, संदेह होना चाहिए वाक्य में। ऑप्शन क्या क्या है नीचे देखिए आप, तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। देखिए, क्या तुम खा रहे हो, संदेह, ठीक है, क्या तुम खा रहे हो, तुम खाओ, उसने खा लिया होगा। देखिए, खा लिया होगा, खाया होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या है, संदेह।
देखिए, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, ये स्पष्ट हो रहा है कि वो खा ही रहा है। ठीक है, आप किसी को बोलो क्या तुम खा रहे हो, भाई आप सामने देख रहे हो तभी तो हो रहा है, वो भविष्य काल में तो है नहीं। उसने खा लिया होगा, सही आंसर सी है। आंसर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है 43 का बी, क्या तुम खा रहे हो, इसी को दे दिया। भाई ये तो वर्तमान काल में है, आप सोचिए ना, क्या तुम खा रहे हो, सामने तो स्पष्ट हो रहा है ना, संदेह का तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर एक कॉमन लॉजिक की बात है, कुछ नहीं है। अगला है 45, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित उसे क्या कहते हैं। देखिए, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल परिभाषा वाली बात है। कारक की आपको परिभाषा याद है तो फिर ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो मैं कहूंगा ये आपका पढ़ाई से संबंधित है, आप अगर इस चीज को पढ़े रहोगे तो बना पाओगे। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो चीज आपको यूज होता है, कर्ता यहाँ कारक होता है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस वाक्य से शब्दों के साथ उनका संबंध सुनिए तो क्या बोलते हैं, उसके कारक बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, राम ने फल तोड़ा, राम ने फल तोड़ा। देखो, संज्ञा सर्वनाम के जिस वाक्य अन्य से उनका संबंध स्थापित, देखो इन दोनों के बीच संबंध कौन बना है भाई, ने, इसलिए खैर ये पढ़ने वाली बात है, अगर आप पढ़े होंगे तो बनेगा। तो इस तरह से हमने कितना क्वेश्चन देखा, 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन का मूल में क्या है, एक क्वेश्चन आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, बाकी 3 क्वेश्चन आपका किससे, लॉजिक से रिलेटेड है। आप पढ़ रहे हो किसी चीज को, ठीक है ना, और उस पढ़े हुए चीज को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये वाली बात हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिए कि जो आप पढ़े हो वही आएगा, आप सब कुछ पढ़ लिया तो वही आएगा, ऐसा नहीं है भाई। आप अपना लॉजिक से काम लीजिए। आप ये सोच रहे हो कि मैंने फलाना को नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन में नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। ये संदेहवाचक वाक्य, निश्चयवाचक, ये सब उसी का उदाहरण है। आप लॉजिक लगाइए, ये मत सोचिए कि मैंने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है, देखिए आपके पास इंग्लिश। 62, 63, 64 ये गलत हुआ है। अब देखते हैं कौन सा है। ये पूरा अनसीन पेसेस है। तो इंग्लिश मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो मैं तो आपको नहीं कोई सलाह दे पाऊंगा कि आप क्या करोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा हूं। तो जब भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, अंग्रेजी का पेपर दिला रहे हो, तो आपको उस पेपर में निकलने के लिए कुछ न कुछ तगड़ा रणनीति होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज जो होता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है किसी भी हिंदी मीडियम विद्यार्थी के लिए। अगर आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को गलत करोगे तो अंग्रेजी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज के पैसेज में ही आपका क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। और इस छात्र ने क्या कर दिया है, अनसीन पैसेज की ही टोटल क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो मैं कहूंगा आपको समझना चाहिए अनसीन पैसेज कैसे डील करते हैं। इसके लिए बाकायदा मैंने 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं कि अनसीन पैसेज कैसे डील किया जाता है। और अगर आप हिंदी मीडियम में हो, अंग्रेजी के पेपर में अनसीन पैसेज आप क्या करोगे, गलत करोगे तो आप नहीं पार पाओगे। और देखिए यहाँ पर नंबर कितना मिला है, 12। मैं ऐसा मानता हूँ ये 12 नंबर नहीं है, इसमें मैं सोचता हूँ 20% नंबर था, 2 से 3 नंबर आपका तुक्का होगा, आपको 7 या 8 नंबर ही मिले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ। और मैथ मेरा सब्जेक्ट है तो इस पर मैं अच्छा से आपको बता पाऊंगा। चलिए मैथ में आते हैं और क्वेश्चन नंबर है 101, जो कि गलत नहीं होना चाहिए लेकिन गलत हुआ है। तो चलिए देखते हैं 101। अब देखिए 101 क्वेश्चन नीचे में आप देखिए, यहां पर सिंपल समानुपात के प्रश्न है भाई, ये समानुपात का प्रश्न है। 102 भी गलत हुआ है। 102, अरे भाई 102 तो आपका परिमेय संख्या का प्रश्न है। और 108 क्या चीज है, 108 महत्तम और लघुत्तम का प्रश्न है। महत्तम और लघुत्तम का प्रश्न है। 110 क्या चीज है देखते हैं, प्रतिशत का प्रश्न है 110। और 111 भी गलत हुआ है भाई, और ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। ये सब के सब जो अभी मैंने लिखा था, साधारण ब्याज है कि महत्तम लघुत्तम है कि आपका प्रतिशत है, ये सब कहाँ का क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन कहाँ का है, मिडिल स्तर का।
आजकल जो है सभी विद्यार्थी इस गलती को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कारण यह है कि वो पीएससी एमएससी लेवल का तैयारी करने बैठ जाते हैं, वहां पर कोचिंग सेंटर में उनको बताया जाता है कि तुम जो है इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन भाई ये सब गलत बातें हैं, आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए आप जो है बीएससी लेवल या हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपका छोटे वाला लेवल छूटेगा ही छूटेगा। बड़े से बड़ा जो गणितज्ञ होता है वो छोटे प्रश्न को नहीं बना पाता, बड़े को तो बना लेता है, छोटे को नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि आप बड़े स्तर को पढ़ोगे, छोटा छूट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप सीजी टेट निकालना चाहते हो सही में, तो आप मिडिल स्तर के जो गणित और विज्ञान है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बगैर आपका सीजी टेट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए मैं यही कहूंगा, आप जो है मिडिल स्तर के गणित विज्ञान में अपना फोकस रखिए, उसको बनाइए। हो सकता है बच्चों को ट्यूशन दीजिए, किसी स्कूल में पढ़ाइए, जो भी कीजिए। तो गलती कहां पर है आपका गणित में? आपका मिडिल स्तर का मैथमेटिक्स जो है कमजोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैथ में आपको 14 मिला हुआ है, तो मैं सोचता हूं कि अगर 4-6 क्वेश्चन सही होगा तो 20 हो जाएगा, और ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगला है लास्ट साइंस। अब देखिए साइंस में क्या चीज है। 141 देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने में पूर्ण करती है? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को गलत करेगा तो कैसे बनेगा बताओ। आपने कितना 365, अरे भाई मेरे ख्याल से ये थोड़ा जल्दीबाजी भी हुआ है। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती 365 दिन में, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। तो ये जल्दीबाजी कर्ण हुआ है, मेरे को लग रहा है। आप जब भी क्वेश्चन डील कीजिए ना, जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा आराम से सोचिए, उसके बाद कीजिए। अगला 145, क्या बोला जा रहा है? देखो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण परिवार महत्वपूर्ण निभाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैं सोचता हूँ लॉजिक है और कुछ नहीं। पहला ऑप्शन, परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगला ऑप्शन देखिए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यही मेन चीज है, वास्तविक स्थिति में सीखने के। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कक्षा में पढ़ा रहे हैं भाई, परिवार में ही छोटे बड़े होते हैं, वहां पर आपको आदर करने का वास्तविक स्थिति में जो है वो दिखाता है। तो लॉजिक कहता है सी, इसमें पढ़ने उड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला है 146, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक संबंध में कौन सा कथन सही है? ये देखिए, पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, ये बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का अभ्यास हो। कौन से कथन सही हैं? आंसर दिया गया है बी, ए बी सी तीनों सही हैं, और सही आंसर इसका क्या है? ए, बी और डी सही है। कौन से कथन? देखो, पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है? आप वर्तमान की शिक्षा पद्धति से परिचित नहीं हो। आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी परिभाषा पर बल नहीं दे रही है, करके सीखने पर बल दे रही है। तो बी क्या बोले, बच्चों को खोज के अवसर दें। आजकल तो यही चल रहा है, कबाड़ से जुगाड़ वगैरह प्रोग्राम चलता है, नए नए साइंस जो है अभी साइंस इंस्पायर अवार्ड चल रहा है। ये सब क्या है? खोज के अवसर ही दे रहे हैं। डी है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का अभ्यास। कहने का तात्पर्य है बच्चों को स्वयं में सोचने के लिए विकसित करना। तो खैर ये क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कि ये सभी से गलती हो सकती है।